दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा, रोजाना 1000 जगहों पर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे दिल्ली KRWA धार्मिक और सामाजिक समूहों, जनप्रतिनिधियों सभी को एक साथ मिलकर एक स्वच्छ शहर के लिए काम करते देखकर खुशी हो रही है। लगातार हजारों जगह स्वच्छता अभियान का काम रोजाना चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली की सभी RWA, सभी धार्मिक सामाजिक लोग, सारे जनप्रतिनिधि दिल्ली में कोने कोने में जाकर के सफाई करने में लगे हैं। आज सुबह तो मैं उठ करके जब अपना मोबाइल देख रही थी, मैंने देखा एक लड़का सुबह सवेरे उठता है और जाके बस स्टैंड की सफाई करता है। उसने अपनी रील डाली हुई है सैकड़ों, और मुझे खुशी है कि इस तरीके से यदि हर व्यक्ति इसी तरीके से हर व्यक्ति हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेवारी ये समझ पाएगा तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे सफाई कर पाएगा, शहर को बेहतर, सुंदर और हरित कर पाएगा। आज हम यहाँ JJ कॉलोनी में आए, हमारे विधायक खत्री जी भी हमारे साथ में हैं, मेयर साहब साथ में हैं, सभी अधिकारी साथ में हैं। पूरी कॉलोनी का हमने दौरा किया। एक वहाँ पे प्लॉट था जो कि DDA का था, उसमें भी सफाई के आदेश दिए गए। तो हर एजेंसी को अपनी अपनी जहाँ जगह है उसे साफ करना होगा, दिल्ली को बेहतर और स्वच्छ बनाना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी दिल्ली का इसमें हमें सहयोग मिलेगा। SIR विवाद पर समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अगर लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो मुमकिन है कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। तो उसके साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें सभी सामान्य देशवासियों को मत देने का अधिकार दिया है, उससे सरकार वंचित करने का असफल प्रयास कर रही है। बिहार में चुनाव हो रहा है, किस तरह से लाखों लाख मतदाताओं को अपना मताधिकार करने से वंचित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। अगर इस पर देश ना जागरूक हुआ, ना उठा, तो हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। राजधानी में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, लगता है दिल्ली समेत भाजपा शासित राज्यों में इस बात की होड़ मची है कि किसका अपराध रिकॉर्ड सबसे खराब है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहीं दिल्ली में हैं, तो क्या बदल गया है? चाणक्यपुरी में कई दूतावास हैं और फिर भी इतनी कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में चेन स्नैचिंग की घटना हुई। एक और चौंकाने वाली घटना में भीड़ भरे बाजार में मदद के लिए चीख रही एक लड़की को सरेआम गोली मार दी गई। ये दिल्ली में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता है। कंपटीशन है भारतीय जनता पार्टी में, जहां जहां उनकी सरकार है, कि वहां अपराध ज्यादा होता है या दिल्ली में ज्यादा अपराध होता है। तो केंद्र शासित राज्य, यही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे, हुआ क्या यहाँ? सांसद चाणक्यपुरी सर्वाधिक सुरक्षित इलाका, सारी एम्बेसीज, उनकी चेन भी छीनी गई और जब उन्होंने कोशिश की तो उनको चोट भी लगी। कांग्रेस की तमिलनाडु की एमपी सुधा जी, और रात में एक बेटी चीखती रही पूरे बाजार में, दौड़ती रही, जब कुछ नहीं मिला तो एक क्लिनिक में घुस गई, वहां जाकर हत्यारों ने गोलियां मार दी। ये गोली उस बेटी को नहीं लगी है, ये गोली दिल्ली की कानून व्यवस्था पर लगी है। कंप्लीट फेल्योर है कानून व्यवस्था। लोकसभा में कल्याण बनर्जी की जगह TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी का मुख्य सचेतक बनाए जाने पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कल्याण बनर्जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं। उनकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उनकी तुलना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे से करना सही नहीं है। अभिषेक बनर्जी की एकमात्र पहचान ये है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के भतीजे हैं। कल्याण बनर्जी बहुत दिन से पॉलिटिकल लीडर है। कल्याण बनर्जी एक पॉलिटिकल आदमी है, एडुकेटेड आदमी है। उनका भाषा दूसरा तरीके से हो सकता है,
लेकिन कल्याण जी का साथ भतीजा का कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। सर बंगाल में भतीजा ही केम हियर आफ्टर 2011 2011 में जब हम लोग बंगाल में सरकार बदल कर दिया जनता का साथ लेकर, तब दिल्ली से ममता बनर्जी भतीजा को लाया है और भतीजा ओनली आइडेंटिटी, ही इज द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द सुप्रीमो ऑफ द तृणमूल कांग्रेस। लेकिन कल्याण बनर्जी एक पॉलिटिकल आदमी है, एडुकेटेड आदमी है और 11 साल का पहले सीपीएम का साथ जो संघर्ष हुआ उसमें कल्याण जी लीगल बैटल में उनका कुछ योगदान तो है ही है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की छठी वर्षगांठ पर राष्ट्रीय लोक दल के नेता मलूक नागर कहते हैं, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर में स्थिति बदल गई है। सीमा पर रहने वाले गुज्जर बकरवाल इस फैसले से बहुत खुश हैं और हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में हमारी भूमि की रक्षा में सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसलिए पहले शोषित अल्पसंख्यक अब इस क्षेत्र में आए बदलावों से खुश हैं। देखिए, 370 हटने के बाद कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत बदले और बहुत वहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर बकरवाल रहते हैं, गुजर मुसलमान, वो बहुत खुश थे और बहुत खुश हैं। और जो पिछले दिनों जो आतंकी घटना हुई थी, जो उसमें भी सबसे आगे अपनी जान गवा करके और राइफल पकड़ के ऊपर करी। और जो अभी कुछ दिन पहले जिस दिन संसद शुरू हो रही थी, उस दिन जो वो आतंकवादियों को मारा था, उस दिन भी उन्हीं गुजर बक्कर वालों ने वो सूचना दी थी। तो वहां के जो दलित मुस्लिम हैं, जो दलित दूसरे लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनकी केवल वोट ले ली जाती थी, शोषण होता था, उनको कुछ दिया नहीं जाता था, तो उनमें एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और खास करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे वो गुजर बकरवाल बगैर तनख्वाह लिए हुए देश के लिए लड़ रहे हैं और अभी और डबल जज्बे से लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो उनके लिए सुविधाएं दी, उनके लिए जो रिजर्वेशन बढ़ाया, उनके एमएलए ज्यादा जीत करके आएंगे। और उनके बीच से गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा का एमपी बनाया। तो आज के दिन वो सब लोग जिस दिन पूरा साल होता है वो बड़ी खुशियां मनाते हैं धूमधाम से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पे खास करके। वो 29.5% लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, और वो बहुत ही बड़ी एक उनको चैन की आजादी मिली है और वो बहुत खुश हैं। पूरा जम्मू कश्मीर सही है। और जहां तक बात है वहां सुरक्षा के लिए बढ़ाना अपने सैनिकों को, सरकार संवेदनशील है। पिछली घटना को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, अच्छा फैसला है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की सलाह है कि किसी भी भारतीय को देश के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इसे नहीं समझते। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो। उन्हें समझना चाहिए कि वो विपक्ष के नेता हैं और उन्हें उसी के अनुसार बोलना चाहिए। वो नसीहत समझेंगे तब ना। कोर्ट की ये टिप्पणी कि एक भारतीय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे बड़ी और नसीहत क्या होगी श्रीमान राहुल गांधी के लिए। लेकिन पहली बात है क्या, याद करिए उन्होंने सावरकर को टिप्पणी की थी, कोर्ट ने कहा था महान आजादी के नेताओं पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। याद करिए उन्होंने क्या कहा था राफेल पर कि चौकीदार चोर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, कंटेम्प्ट हुआ तो माफी मांगा। तो 3 बार तो इनका ये हाल है। अब फिर भी ये नहीं सीखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के आप नेता हैं, थोड़ा तो समझदारी दिखाइए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए कह रही हूं कि वो यह तय नहीं कर सकता कि कौन सच्चा देशभक्त है और कौन नहीं। राहुल गांधी हमेशा देश के प्रति बहुत प्यार और सम्मान के साथ बोलते हैं। सरकार से सवाल करना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। हालांकि जब भी वो सवाल पूछते हैं सरकार जवाब नहीं देना चाहती। यही वजह है कि वे अदालत से ये सब करवा रहे हैं। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है,
ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर कहा, मेरा मानना है कि सभी अपराधों और अन्याय के खिलाफ एक उपाय होना चाहिए। यहाँ हुआ ये कि दिल्ली के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता एक झूठी शिकायत दर्ज कराते हैं। उपराज्यपाल इसे सीबीआई को सौंप देते हैं। शिकायत में कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज कर दिया जाता है। बिना किसी सबूत या आधार के सीबीआई जांच शुरू कर देती है और सत्येंद्र जैन और उनके परिवार को परेशान किया जाता है। इस उत्पीड़न का कोई समाधान होना चाहिए। मेरा मानना ये है, कानून में जहां भी अन्याय और इनजस्टिस हो, उसकी रेमेडी कानून में होनी चाहिए। अब यहां पे क्या अन्याय और इनजस्टिस हो रही है कि विजेंद्र गुप्ता एक झूठी कंप्लेंट देते हैं, एलजी उस कंप्लेंट को सीबीआई को दे देते हैं। उस कंप्लेंट में कुछ नहीं है, मगर उसके अंदर सत्येंद्र जैन का नाम लिख के कंप्लेंट दी जाती है और एलजी भी उसको आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे देते हैं और सत्येंद्र जैन साहब के नाम पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। सारे में बदनामी की जाती है, उनके घर पे रेड मारी जाती है, हैरेसमेंट हुआ फैमिली का, बच्चों का। क्या इस अन्याय का कोई रेमेडी है कानून में? क्या विजेंद्र गुप्ता के ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या एलजी के ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या उन सीबीआई के अफसरों पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए कि आपने बिना किसी आधार के कैसे मुकदमा दर्ज कर लिया? मैं ये मानता हूं, आप कह सकते हो कि साहब ऐसे तो फिर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। बिना किसी नाम का दर्ज होगा। आप ये कहोगे कि मुझे लगता है यहाँ गड़बड़ी है, आप जांच कीजिए। आप ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार किया, आप जांच कीजिए, जब आपके पास कोई आप तथ्य नहीं दे रहे, कोई आप आधार नहीं दे रहे, सिर्फ आपने किसी को बदनाम करने की साजिश की है। मुझे लगता है कि इन तीनों लोगों पे मुकदमा चलना चाहिए, चलाए जाना चाहिए, और अगर नहीं होता तो ये कानून का एक अपवाद है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चीन पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने पर कहा, भारत गठबंधन के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक हुई। एसआईआर मुद्दे पर चर्चा के साथ साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी उठाई गई और हमारे नेताओं की भावनाओं में प्रतिबिंबित हुई। सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक आदरणीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दफ्तर में हुई। मीटिंग में एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी की, वो भी आज हमारे नेताओं के चर्चा में एक भाग उसका भी था। उस विषय पर भी चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दलों का ये मानना है कि देश के मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दों को उठाना
सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो कहीं हमारे दलों के नेताओं को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आदरणीय राहुल गांधी जी पर था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही आश्चर्यजनक। और इसको लेकर हमने और भी चर्चा की और वो सब बातें हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन एक प्रेस रिलीज हमने इस निर्णय पर हम आए, सभी नेता हैं कि एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आज जाना चाहिए इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स के तरफ से, और वो बयान अभी हमने दे दिया है जिसमें हमने कहा है कि राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी दी जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अधिकारों की एक सीमा बांधने की कोशिश हम समझ सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। एनडीए के 25 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 बार सरकार बनी है। हम पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव साझा किए और आगे की रणनीति पर चर्चा की। एक प्रस्ताव पारित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलताओं का जिक्र किया गया। हमने सशस्त्र बलों का सम्मान किया और भारत की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किया। पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग हुई और आप सबको मालूम है एनडीए का फॉर्मेशन 1998 में शुरू होने के बाद 25 इयर्स पार करके अब तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो आज के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में एनडीए का सक्सेसफुल जर्नी और एनडीए सरकार के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सक्सेस पाया है उसका भी एक तरीके से सेलिब्रेशन है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एनडीए का जर्नी, और फिर एनडीए एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एज ए नेचुरल अलायंस कैसे आगे जाना है इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में संबोधन किया और हम लोगों को गाइड किया है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजुलेशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजुलेशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। इस साझेदारी को परिणामों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना भी बनाई जा रही है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और ये $3 अरब को पार कर गया है। इसे और मजबूत करने के लिए हमारी प्राथमिकता भारत आसियान मुक्त व्यापार समीक्षा को जल्द से जल्द पूरा करना है। अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है
और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स, हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें